नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों को। लास्ट में अफ्रीका महाद्वीप आपने पढ़ा और अफ्रीका के अंदर हमने कुछ सामान्य सी बातें पढ़ ली, जैसे काला महाद्वीप कहा जाता है, अंध महाद्वीप कहा जाता है, मानव की उत्पत्ति मानी जाती है, ठीक है ना। और जनसंख्या क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये चीजें आपने पढ़ ली। विश्व का एकमात्र महाद्वीप है जो जिससे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं। वो चारों गोलार्धों में विस्तृत महाद्वीप है, सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है। यहां तक आपने चीजें पढ़ ली थी और डायग्राम के माध्यम से मैंने आपको समझा भी दिया था, ठीक है। अब मैं आपको दोबारा से वो चीजें बता रहा हूँ, जैसे जल संधियां जो थी, उन जल संधियों को मैं लेकर आपसे बात कर रहा हूँ। जैसे जल संधियां हैं आपकी, आप देखें। अब भाई डायग्राम में थोड़ा सा रफ ही बना रहा हूँ, ठीक है ना, इतना फेयर नहीं बनाऊंगा। देखें एक बार जल संधियां कौन कौन सी हैं। देखो ध्यान दो, यहाँ पर आपने कहा था कि ये एक जल संधि थी जिसका नाम था जिब्राल्टर जल संधि, ठीक है। जिब्राल्टर ये जल संधि है और इस जल संधि का जो नाम है, इस जल संधि का नाम है जिब्राल्टर, ठीक है। ये है जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि, ठीक है। और जिब्राल्टर जो जल संधि है, ये जिब्राल्टर जल संधि, यहाँ पर आपको बताया था ये जो सागर पड़ता है, इस सागर का नाम है भूमध्य सागर, ठीक है। भूमध्य सागर है। और ये जो महासागर है इसका नाम है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर, और दूसरी बात अगर करें तो दूसरी बात ये है कि भूमध्य सागर, इन दोनों को आपस में जोड़ने का कार्य करती है जिब्राल्टर जल संधि, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर मैंने बता ही दी थी आपको, एशिया में एक जल संधि पड़ती है और इस जल संधि का नाम है बाब अल मांदेव, ठीक है। बाब अल मांदेव जल संधि, ठीक है। ये लो, बाब अल मांदेव, मांदेव जल संधि, बाब अल मांदेव जल संधि। क्लियर है बात। और बाब अल मांदेव जल संधि जो है, यह है बाब अल मांदेव जल संधि क्या करेगी, यह है जल संधि अरब सागर और ये वाला कौन सा पड़ता है, लाल सागर, इन दोनों को आपस में जोड़ती है। और इधर पड़ता है एशिया, ये एशिया है, एशिया है। और ये कौन सा पड़ता है आपका अफ्रीका। तो अफ्रीका और एशिया को दोनों को अलग करती है बाब अल मांदेव जल संधि। अब आ जाइए दूसरी बात पर, ये भूमध्य सागर है ही यहाँ पर, और यहाँ पर एक नहर पड़ती है, इस नहर का नाम है स्वेज, ठीक है। स्वेज नहर, स्वेज नहर, इसका निर्माण 1869 में किया गया था। स्वेज नहर जो है, स्वेज नहर की अगर बात करते हैं तो स्वेज जो आपकी है ये लगभग 160 किलोमीटर के आसपास लंबी है। और आप डायग्राम के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि जो स्वेज नहर है, यह स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, ठीक है। तो कनेक्ट टू मेडिटेरियन सी एंड रेड सी, दोनों को आपस में जोड़ती है। 1869 में निर्माण हुआ, 1869 में बनी। क्लियर है बात, 1869 में बनती है। इसके अलावा और अगर बात करें तो स्वेज नहर अलग करती है, इधर एशिया पड़ता है, इधर अफ्रीका पड़ता है, इनको अलग करती है, ठीक है। पहले भारत से जो व्यापार किया करते थे अंग्रेज, उनका व्यापार का तरीका हुआ करता था, व्यापार कैसे हुआ करता था, यहाँ भारत से और ये ऐसे घूम करके और यहाँ पर यूरोप में आया करते थे, ठीक है। और बाद में ये जाने लगे इधर अरब सागर में प्रवेश करते, अरब सागर से, और ये लाल सागर, ये स्वेज नहर, और फिर ये इधर होते हुए इटली के पास से जिब्राल्टर जल संधि, और फिर यहाँ आने लग गए, ठीक है। 7000 किलोमीटर लंबाई जो दूरी है वो कम हो गई थी यहाँ से और यहाँ आने में, ठीक है। तो ये एक आपकी बात हुई। अब मैं आपको सीधा जिस तरफ लेकर चल रहा हूँ, ये है आपका कि अफ्रीका महाद्वीप के अंदर आपके कौन कौन से जो है पर्वत आते हैं। सबसे पहले हम पर्वतों की बात करते हैं, ठीक है। अफ्रीका में पर्वत, ठीक है। अफ्रीका में पर्वत कौन कौन से हैं। पर्वत की अगर बात करें तो पर्वतों में एक पर्वत आता है जिसका नाम है किलीमंजारो, किलीमंजारो, ठीक है। किलीमंजारो, किलीमंजारो जो है, किलीमंजारो पर्वत है। और किलीमंजारो पर्वत जो है ये किससे बना है, ये ज्वालामुखी निर्मित है, ज्वालामुखी, ठीक है। ज्वालामुखी पर्वत है किलीमंजारो। किलीमंजारो पर्वत के ऊपर एक चोटी पड़ती है और इस चोटी का नाम है किलीमंजारो चोटी। और किलीमंजारो जो चोटी है वो किलीमंजारो चोटी अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। तो किलीमंजारो अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी है, किलीमंजारो अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी।
किलिमंजारो अफ्रीका की सर्वोच्च, अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी, ठीक है, सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी, ठीक है। एक दूसरा पर्वत जो मैं बता रहा हूं आपको, इसका नाम है एटलस। एटलस, एटलस जो पर्वत है इसकी सर्वोच्च चोटी मोरक्को देश में, इसकी सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी मोरक्को में, सर्वोच्च चोटी माउंट तोबकल है, माउंट तोबकल है, माउंट तोबकल है, ठीक है, माउंट तोबकल है। ये दूसरा पर्वत है आपका। एक पर्वत पड़ता है ड्रैकन्सबर्ग पर्वत, ड्रैकन्सबर्ग। तो ड्रैकन्स जो बर्ग है, ये ड्रैकन्सबर्ग पर्वत भी कहाँ पड़ता है, ये भी पड़ता है आपका अफ्रीका के अंदर पड़ता है ड्रैकन्सबर्ग। एक डायग्राम में इनको समझो, चित्र में देखो, चित्र में देखते जाओ और समझते जाओ चीजों को, ठीक है। ये लो, ये अफ्रीका है और अफ्रीका के अंदर यहां पर एक पर्वत पड़ता है, यहां पर इस पर्वत का नाम है, इस पर्वत का नाम है किलिमंजारो। यहां पर पड़ता है, इसका नाम है, इसका नाम है, ये है एटलस, एटलस, ये है किलिमंजारो, किलिमंजारो, और ये है ड्रैकन्सबर्ग, ड्रैकन्सबर्ग, ठीक है। किलिमंजारो, ड्रैकन्सबर्ग और कौन सा है, ये पड़ता है आपका, कुल मिलाकर के 3 पर्वत हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, पर्वत के बाद में यहाँ पर पढ़ते हैं मरुस्थल, ठीक है। अफ्रीका के मरुस्थल कौन कौन से, मरुस्थल, मरुस्थलों में 2 नाम आते हैं विशेष रूप से, जिनके अंदर एक नाम आता है आपका सहारा, एक मरुस्थल आता है सहारा। सहारा की अगर बात करें तो सहारा उत्तरी अफ्रीका के अंदर है, उत्तरी अफ्रीका, ठीक है, उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है। और उत्तरी अफ्रीका में आपके देश हैं जैसे मिस्र है ना, ट्यूनीशिया है, चिली है, ठीक है। तो ये जो देश आते हैं, मोरक्को, नाइजीरिया वगैरह, इन देशों के अंदर ये सहारा मरुस्थल है उत्तरी अफ्रीका में, ठीक है। और उत्तरी अफ्रीका में विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, विश्व का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा व सबसे उष्ण, सबसे उष्ण मरुस्थल है, ठीक है, सबसे उष्ण मरुस्थल है। फिर अगर बात करें तो यह जो है ना विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल है, यहाँ बद्दू जनजाति निवास करती है, यहाँ बद्दू जनजाति निवास करती है, जनजाति, बद्दू जनजाति मिलती है, ठीक है। तो बद्दू जनजाति आएगी यहाँ पर। एक मरुस्थल है आपका, और ये जो मरुस्थल है दूसरा, इस मरुस्थल की अगर बात करें तो सहारा है, सहारा के अलावा दूसरा जो मरुस्थल है इसका नाम है कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल। और कालाहारी जो मरुस्थल है इसमें, ये दक्षिण अफ्रीका में है, दक्षिण अफ्रीका के अंदर है। इसके अंदर जो है, इसके अंदर एक जनजाति निवास करती है बुशमैन। तो इसमें जो जनजाति मिलती है, ये मिलती है बुशमैन जनजाति, ठीक है। तो बुशमैन जनजाति जो है, वो बुशमैन जनजाति कहाँ पर मिलेगी, ये मिलेगी आपकी कालाहारी मरुस्थल में, जो अफ्रीका के दक्षिणी भाग में स्थित है। अगर हम ये अफ्रीका देखें, ये अफ्रीका है, और अफ्रीका के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर जो मरुस्थल मिलता है, यहाँ पर इसका नाम है सहारा, ठीक है, ये सहारा है। और ये जो मरुस्थल है इसका नाम है गोबी का मरुस्थल, सॉरी कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी। गोबी तो बताया था कहाँ पड़ेगा, गोबी तो पड़ेगा आपका एशिया के अंदर, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से 2 मरुस्थलों की बात आती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं एक यहाँ पर झीलें, ठीक है, झीलें भी काफी फेमस हैं अफ्रीका की। देखो झीलें जो है, एक झील है और ये काफी फेमस झील है, ये अगर आपको ध्यान हो तो झील का नाम है
विक्टोरिया झील, ठीक है। और इसके अंदर विक्टोरिया जो झील है इसकी अगर आप बात करें तो ध्यान देंगे विक्टोरिया झील, ठीक है। विक्टोरिया की बात करें तो विक्टोरिया जो झील है ये विश्व की दूसरी अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील, ठीक है। इससे नील नदी निकलती है। अब नील नदी के अंदर बार बार नहीं बताऊंगा मैं आपको, नील नदी निकलती है, ठीक है, नील नदी निकलती है। दूसरी झील की अगर मैं बात करूं विक्टोरिया के अलावा, तो विक्टोरिया के अलावा दूसरी एक झील है टंगानिका झील, ठीक है, टंगानिका झील, टंगानिका, ये अफ्रीका में स्थित है ये भी, और यह है विश्व की दूसरी सबसे गहरी, ठीक है। तो ये विश्व की दूसरी सबसे गहरी है। एक तीसरी और झील है जिसका नाम मैं आपको बता रहा हूं, ये झील है टाना, ठीक है, टाना झील। और टाना जो झील है ये इथियोपिया देश में, इथियोपिया। अब आप ये मत कहना कि सर आप तो इनमें देश नहीं बता रहे कौन से देश में है ना। तो जैसे केनिया, युगांडा और तंजानिया 3 देशों में पड़ती विक्टोरिया, ठीक है। तो देश मैं आपको नहीं बता रहा हूं, इसका मतलब आप बिल्कुल भी उस चीज में नहीं जाएं कि देश क्यों नहीं बताया, एरिया भी बताना चाहिए था, ये बताना चाहिए था। जो रिक्वायरमेंट है आपकी मैं उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दूंगा, इतना आप थोड़ा ध्यान रखें। जितनी आपको आवश्यकता है उतना कंटेंट मैं प्रोवाइड आपको करवा रहा हूँ, उससे ज्यादा तो देखो फालतू चीजें पढ़ने से भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, कि भाई फालतू में ही हम कुछ भी पढ़ते रहें तो उस चीज का कोई मीनिंग है नहीं, ठीक है। टाना झील है, इसका देश बताना चाहिए था मुझे तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। जहां मुझे लगा नहीं देश बताना चाहिए वहां पर मैं चर्चा भी नहीं करूंगा, ठीक है। एक झील और पड़ती है बोल्टा, और बोल्टा जो झील है ये घाना देश में पड़ती है, बोल्टा, ये जो झील है ये घाना देश में, ठीक है, घाना देश के अंदर है। तो ये 4 झीलें हैं। एक बार 2 झीलों की स्थिति आप समझ लो। देखो ये अफ्रीका है, और अफ्रीका के अंदर इन झीलों को देखें तो विक्टोरिया झील पड़ती है यहाँ, ठीक है, यहाँ, और टाना पड़ती है यहाँ, और एक आपकी कौन सी है, टाना हो गई, टंगानिका, ठीक है। तो ये जो झील है आपकी यहां से नदी निकलती है नील, ठीक है, विक्टोरिया, और यहां से भी निकलती है नील की एक ब्रांच, तो ये विक्टोरिया है, विक्टोरिया झील, ठीक है। कहीं भी बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, सीधी सीधी चीजें आप याद रखेंगे। विक्टोरिया अफ्रीका की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, नील नदी का उद्गम होता है, टंगानिका दूसरी सबसे गहरी है, टाना इथियोपिया, बोल्टा घाना, इन देशों के अंदर ये स्थित है। अब हम आगे बढ़े तो अब हम बढ़ते हैं नदियां, अफ्रीका की नदियां कौन कौन सी हैं, ठीक है। अफ्रीका की नदियों में अगर हम बात करते हैं तो एक जो नदी आती है इस नदी का नाम है नील, ठीक है, नील नदी। और नील की बात करें तो विक्टोरिया झील से निकलती है, विक्टोरिया व टाना झील से, मतलब 2 नदियां निकलती हैं, एक सफेद नील एक ब्लू नील, और दोनों मिलती हैं सूडान की राजधानी में खार्तूम के अंदर, ठीक, युगांडा नहीं, सूडान की राजधानी खार्तूम में मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद ये नील कहलाती है। विश्व की सबसे लंबी नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी, ठीक है। फिर अगर बात करें तो ये जो आपकी नदी है नील नदी, इस नील को अगर आप देखते हैं तो इस पर मिस्र में आसवान बांध बना है,
ठीक है, आसवान बांध बना है, आसवान बांध बना हुआ है। इसके अलावा इसके किनारे मिस्र की राजधानी काहिरा, काहिरा, ठीक है, तो काहिरा कहाँ की राजधानी है? मिस्र की, ये स्थित है मिस्र की राजधानी काहिरा, ठीक है। और अगर बात करें तो ये जो है, ये जो नदी है, इस नदी को वरदान कहा जाता है। और वरदान किसका कहा जाता है? तो ये आप बता सकते हैं कि नील नदी को मिस्र का उपहार, इसे मिस्र का उपहार, मिस्र का उपहार कहा जाता है, या वरदान, उपहार या वरदान, वरदान, ठीक है ना, वरदान कहा जाता है या उपहार कहा जाता है, नील नदी का उपहार या वरदान के रूप में जानते हैं, ठीक है। तो ये कुछ दो बातें आपके नील के बारे में थी। आसवान बांध काफी फेमस है, ये ध्यान रखेंगे। काहिरा शहर बसा हुआ है, मिस्र का वरदान कहा जाता है, विश्व की सबसे लंबी नदी है। चलिए, एक बात तो ये हुई। दूसरी बात अगर मैं करूं नदियों की, तो नील के बाद में एक नदी आपकी आती है कांगो, कांगो, या इसे कहते हैं जायरे, कांगो या जायरे नदी, ठीक है। कांगो या जायरे जो नदी है, कांगो या जायरे नदी, यह देखो कांगो देश से निकलती है तो इसे कांगो कहते हैं, जायरे देश में जाती है तो इसे जायरे कह देते हैं, ठीक है ना। कांगो जो नदी है, इस कांगो नदी की अगर बात करें तो यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा, नहीं 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 नहीं, कर्क नहीं भाई, भूमध्य रेखा को, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, भूमध्य रेखा को 2 बार, रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है, ठीक है, काटती है। कांगो नदी का जो बेसिन है, इस कांगो बेसिन में, कांगो बेसिन में एक जनजाति मिलती है, कांगो बेसिन में पिग्मी जनजाति मिलती है, पिग्मी जनजाति मिलती है, पिग्मी जनजाति मिलती है, ठीक है, पिग्मी जनजाति मिलती है, जो सब विश्व की सबसे छोटी कद वाली जनजाति, सबसे छोटे कद वाली जनजाति, ठीक है। तो सबसे छोटे कद वाली जनजाति, ठीक है, सबसे छोटे कद वाली जनजाति, सबसे छोटे, सबसे छोटे कद वाली जनजाति, सबसे छोटे कद वाली जनजाति, ठीक है। तो ये बिंदु इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, कांगो बेसिन में पिग्मी जनजाति मिलती है, और ये विश्व की सबसे छोटे कद वाली जनजातियों में शामिल की जाती है। इसके अलावा अगर कांगो नदी पर एक जलप्रपात आता है और उसका नाम है, इसका नाम है स्टैनली, ठीक है ना, स्टैनली जलप्रपात बना हुआ है, ठीक है। स्टैनली जलप्रपात जो आएगा वो किसके ऊपर है? तो वो है इसके ऊपर, इस पर स्टैनली, जायरे देश में है ना, इस पर स्टैनली जलप्रपात है, स्टैनली जलप्रपात, स्टैनली जलप्रपात बना हुआ है, ठीक है। स्टैनली जलप्रपात बना हुआ है कांगो नदी के ऊपर, ठीक है, कांगो नदी पर बना है जायरे देश के अंदर, ठीक है। चलो और बात करो, और देखो इस नदी के आगे और कुछ नदियां हैं, जैसे एक नदी है नाइजर, पाम तेल की नदी कही जाती है, ठीक है ना, नाइजर, नाइजीरिया देश में प्रवाहित होती है नाइजर, तो इसे कहते हैं पाम तेल की नदी, पाम ऑयल, पाम तेल, पाम तेल, पाम ऑयल की नदी, ठीक है, पाम तेल की नदी कही जाती है, ठीक है। तो नाइजर को कही जाती है पाम तेल की नदी कह रहे हैं। और भाई, और अगर आप देखो लिम्पोपो नदी है एक, लिम्पोपो, लिम्पोपो, तो लिम्पोपो जो नदी है, लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी,
लिम्पोपो नदी। अगर मैं लिम्पोपो नदी की बात करूं तो लिम्पोपो जो नदी है, ये लिम्पोपो, ये है मकर रेखा को 2 बार काटती है, मकर रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है ना। तो मकर रेखा को 2 बार काटती है, ये कौन सी है, ये है आपकी लिम्पोपो नदी, ठीक है। एक नदी है जेम्बजी, जिस पर विक्टोरिया जलप्रपात बना हुआ है, जेम्बजी, जेम्बजी। इस पर ग्रेट विक्टोरिया, इस पर ग्रेट विक्टोरिया जलप्रपात, ग्रेट विक्टोरिया जलप्रपात बना है, जलप्रपात बना है, ठीक है। ग्रेट विक्टोरिया जलप्रपात बना हुआ है किसके ऊपर, तो ये बना हुआ है आपका जेम्बजी नदी के ऊपर। एक है ऑरेंज, ऑरेंज नदी, ऑरेंज। तो ऑरेंज जो नदी है, बस नाम ही याद रखेंगे, ये ऑरेंज नदी भी कहाँ पड़ती है, ये पड़ती है आपकी अफ्रीका के अंदर पड़ती है, जो कि साउथ अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका की नदी है, दक्षिण अफ्रीका देश में, है ना, दक्षिण अफ्रीका देश में। तो नाम याद रख सकते हैं, दक्षिण अफ्रीका की नदी है ऑरेंज नदी। क्लियर है बात। अब अगर हम नदियों को देखें एक चित्र के माध्यम से, तो कहां कहां पर कौन कौन सी नदी है, एक चित्र में तो देख ही लो थोड़ा सा। अब रेलवे के अंदर भाई आपके जो है प्रश्न आते हैं नदियों से, कोई एक क्वेश्चन आएगा, मुश्किल से 2 क्वेश्चन आएंगे, है ना, 1 या 2 क्वेश्चनों का खेल होता है। और पुलिस में, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, इनमें भी 1-1 क्वेश्चन। दिल्ली पुलिस में तो अब की बार आए ही बहुत कम है, वर्ल्ड ज्योग्राफिक इंडिया के ही पूछे गए हैं ज्यादातर, ठीक है। तो विश्व भूगोल रीट जैसी भर्तियों के लिए, शिक्षक भर्तियां जो होती है, रीट सेकंड ग्रेड, इनके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। आरपीएससी की भर्तियां हैं, आरएएस वगैरह की भर्तियां हैं, इनमें काफी वेटेज होता है। पुलिस वगैरह की, पटवार वगैरह के एग्जाम में, पटवार में तो है ही नहीं वर्ल्ड ज्योग्राफी, पुलिस में देख लो आप एक मोस्टली, ठीक है। और पुलिस में इतना लेवल कोई बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाता है। मैं तो बहुत इनको चीजों को काफी डीप बता सकता हूँ, लेकिन उन चीजों को कोई औचित्य नहीं निकलेगा, इतना बता दिया जाए फिर प्रश्न भी वहां से आपको ज्यादा नहीं मिले, ठीक है। इतना पढ़ने के बाद एक बार इसको देखो, देखो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपकी नदी जो है वो यहाँ तो जा रही है, एक नदी जिसका नाम है, ये है नील, नील, ठीक है। एक यहाँ पर है आपकी नाइजर, ये है नाइजर, ठीक है, नाइजर नदी है, नील है, नाइजर है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये इस प्रकार से जो नदी है, इसका नाम है कांगो, इसका नाम है कांगो, इसका नाम है कांगो नदी, ठीक है, कांगो नदी है। फिर अगर आप देखोगे तो ये नदी है आपकी लिम्पोपो, ये है लिम्पोपो, लिम्पोपो। और एक और पड़ती है ये आपकी जेम्बजी, ठीक है। ये कुछ नदियां इस प्रकार से आप अफ्रीका में देखते हैं, ठीक है। नदियां हुई, अब हम चलते हैं आगे और अब आते हैं घास के मैदान। 2 प्रकार के घास के मैदान मिलते हैं यहाँ पर, घास मैदान या घास के मैदान। देखो अगर मैं अफ्रीका के घास मैदान की बात करूं तो एक घास मैदान है सवाना, ठीक है। और ये जो घास मैदान है सवाना, ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, उष्णकटिबंधीय है। और यहाँ एक जनजाति निवास करती है, मसाई जनजाति, मसाई जनजाति, ठीक है, मसाई जनजाति। इसे रक्त पिपासु जनजाति कही जाती है, रक्त पिपासु, है ना। क्या करते हैं ये मसाई जनजाति के लोग, सवाना मैदानों में निवास करते हैं, खून पीते हैं पशुओं का, पशुओं को पकड़ेंगे, उल्टा लटकाएंगे, उनकी नसों से खून निकालेंगे और खून निकाल करके, और फिर ये खून निकालेंगे, खून निकाल करके प्याले वगैरह में डाल लेते हैं, पी जाते हैं। या फिर उसको काटेंगे पशु को और उसको थोड़ा सा फाड़ लेंगे, ऐसे जगह बना लेंगे और फिर उसमें ब्लड इकट्ठा होता रहेगा और उसको पी जाएंगे, ठीक है ना। ऐसे करते हैं, ये जीवित पशुओं का खून पीते हैं।
अतः विश्व की एकमात्र जनजाति जो पशुओं का रक्त पीती है वो कौन सी है? मसाई। एक है वेल्ड घास के मैदान, वेल्ड, ठीक है। वेल्ड जो है, वेल्ड क्या है? शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय, कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है और इन्हें कहा जाता है शीतोष्ण। शीत भी है, उष्ण भी है। गेहूं की खेती की जाती है, अतः इन्हें कहा जाता है अफ्रीका की ब्रेड बास्केट, अफ्रीका की ब्रेड बास्केट, रोटी की टोकरी या रोटी की टोकरी, रोटी की टोकरी का कहे जाते हैं, ठीक है ना, रोटी की टोकरी या ब्रेड बास्केट के रूप में जानते हैं, ठीक है। चलो, ये आपकी हुई यहाँ पर घास के मैदान। घास के मैदान के अलावा यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, पवने प्रसिद्ध है अफ्रीका में। पवने कौन कौन सी है, ठीक है। अगर मैं पवने देखो अफ्रीका की, तो अफ्रीका की पवनों के अंदर एक पवन चलती है जिन्हें कहा जाता है हरमट्टान पवन, ठीक है, और एक चलती है सिराको पवन, ठीक है, सिराको चलती है, और एक चलती है आपकी हरमट्टान पवन, तो सिराको, सिराको पवन है, ठीक है, सिराको पवन। और एक पवन चलती है इटली, देखो ये सिराको है ना, इटली में रक्त वर्षा करती है, इटली में रक्त वर्षा। और दूसरी है हरमट्टान, हरमट्टान चित्र में समझा दूंगा। इन्हें कही जाती है डॉक्टर पवने, डॉक्टर पवने, डॉक्टर पवने। देखो क्या है दोनों का सिस्टम, सिराको का और हरमट्टान का। तो आप यहाँ पर पाएंगे कि इस प्रकार से जो देखेंगे, ये आप देखो यहाँ ये भूमध्य रेखा है और भूमध्य रेखा के आसपास जो है जल का वाष्पीकरण ज्यादा हो रहा है और यहाँ आसपास नमी मिलती है, आर्द्रता ज्यादा मिलती है भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, और नमी के कारण यहाँ विभिन्न प्रकार के रोग भी होते हैं, परेशान होते हैं लोग बाग। देख लो वायुमंडल में जब आर्द्रता होती है तो हम कितने ह्यूमिडिटी से कितने परेशान हो जाते हैं। और अत्यधिक आर्द्रता के कारण इस प्रकार से चलकर पवनें आती हैं ऐसे गिनी की खाड़ी की ओर ऐसे। और ये जो पवनें हैं ये सहारा के मरुस्थल की तरफ से आ रही गर्म पवनें हैं, और ये गर्म पवनें यहाँ पर व्याप्त आर्द्रता को क्या कर देती हैं? कम कर देती हैं, मौसम सुहावना हो जाता है। अतः इन पवनों को डॉक्टर पवन कहा जाता है, डॉक्टर पवन, या ये कौन सी है? हरमट्टान, ठीक है ना, या हरमट्टान पवन। एक तो ये है, और एक चलती है आप देखोगे तो इस तरफ ऊपर की तरफ, ये है यूरोप और ये इटली पड़ता है, ये पड़ता है इटली। अब देखो क्या होगा कि पवन चलेंगी ऐसे, इस प्रकार चलेंगी पवनें, इस प्रकार चलेंगी ये पवन, और ये पवन जब चलेंगी, इन पवनों का नाम है सिराको, तो ये रेत को उड़ा कर ले जाती हैं, सिराको पवन है, ठीक है ना, सिराको पवन है। ये इनके साथ रेत जाती है और रेत में कण पाए जाते हैं किसके? रेत में कण पाए जाते हैं लोहे के, लोह ऑक्साइड, लोहे के कण पाए जाते हैं। और ये लोहा यहाँ भूमध्य सागर से जब जल ग्रहण करेंगे पवने, तो लोहा जंग लगेगा, जंग के कारण इसका रंग कैसे हो जाएगा? लाल, और लाल लाल रंग सफेद लाल लाल सतह दिखाई देती है किसमें? इटली देश के अंदर। अतः कहा जाता है रक्त की वर्षा हो रही है, ठीक है। और एक पवने और भी है जो बर्ग पवने है, बर्ग पवने, ठीक है, बर्ग पवने। तो बर्ग पवने जो है ये यहाँ पर चलती है, ड्रैकन्सबर्ग पवने, ड्रैकन्सबर्ग पर्वत के सहारे चलती हैं, ड्रैकन्सबर्ग, ठीक है, ऐसे चलती है, कहा जाता है बर्ग पवने, ठीक है, ये है बर्ग पवने। तो ये आपकी यहाँ पर अफ्रीका के अंदर पवन हो जाती है, ठीक है। अब एक प्रश्न और यहाँ पर आता है, अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी। तो अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी और देख लेते हैं एक बार। अफ्रीका
की महान भ्रंश घाटी, अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी। ठीक है। ये देखो, यहां पर ये अफ्रीका देखो, और अफ्रीका के अंदर एक झील पड़ती है, यहां पर मलावी देश में है, इसका नाम है मलावी झील, मलावी झील। और इस मलावी झील से लेकर के अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी से और मृत सागर तक एक दरार मिलती है, विस्तृत दरार का विस्तार हुआ है, लगभग 5600 किलोमीटर लंबी है, और 5600 या 4800 किलोमीटर लंबी है। और ये जो दरार है ये अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी कहलाती है। ऐसे फटी हुई है जमीन, ठीक है, इतनी लंबी जमीन फटी हुई है। तो ये मलावी झील से लेकर के और मृत सागर तक मिलती है, इसे अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी कही जाती है। तो ये जो ये जो आप कह रहे हैं इसको लाल सागर, ये लाल सागर, स्वेज की खाड़ी, ये सारे के सारे इस महान भ्रंश घाटी का ही भाग है। ठीक है। अगर मान लो ये और फट जाएगी तो ये पार्ट अलग हो जाएगा, एक द्वीप का रूप ले लेगा, और यहाँ पर कोई ना कोई सागर का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, इस दरार के अंदर। तो अभी तक तो इसकी चौड़ाई कम है, बढ़ेगी तो फिर ये और भी ज्यादा यहाँ पर सागर वगैरह बन जाएंगे। ठीक है। तो ये अफ्रीका आपका है, अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी है। ठीक है। और अगर मैं अफ्रीका की बात करूं आपसे, तो कुछ बातों में आप देखेंगे तो अफ्रीका के अंदर एक खनिज प्रसिद्ध है, एक हीरा प्रसिद्ध है और एक सोना प्रसिद्ध है। ठीक है। दूसरा अयस्कों में देखें तो अयस्कों में, अयस्क जो है अयस्क, उन अयस्कों में एक पड़ता है आपका सोना। ठीक है, सोना। सोना, अगर सोने की बात करें, सोने की, तो सोना जो है वो सोना अगर देखोगे तो दक्षिण अफ्रीका में विट वाटरसलैंड की खान है। दक्षिण अफ्रीका देश में विट वाटरसलैंड की खान, विश्व की सबसे बड़ी सोने की खान, विश्व की सबसे बड़ी सोने की खान, सबसे बड़ी सोने की खान, विश्व की सबसे बड़ी सोने की खान है। ठीक है। तो विश्व की सबसे बड़ी सोने की खान है विट वाटरसलैंड की खान, और दक्षिण अफ्रीका देश के अंदर है। सोने का सर्वाधिक उत्पादन चीन करता है, सर्वाधिक सोना उत्पादन चीन करेगा। ठीक है ना। लेकिन सबसे बड़ी सोने की जो खान है वो विट वाटरसलैंड की खान पड़ती है, जो कौन से देश में है? दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिण अफ्रीका देश यहां पड़ती है। ठीक है। फिर एक बात आती है हीरा, हीरा। और हीरा की बात करें तो हीरा जो है दक्षिण अफ्रीका में किम्बरले की खान, दक्षिण अफ्रीका की किम्बरले की खान, किम्बरले की खान विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है। अच्छा, ये लिखने की कोई आवश्यकता तो नहीं है, खैर छोड़ो। विश्व की सबसे बड़ी, देखो किम्बरले की जो खान है, ये किम्बरले की जो खान है दक्षिण अफ्रीका की, ये विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है। और किम्बरले को हीरों का शहर कहा जाता है, किम्बरले को हीरों का शहर, हीरों का शहर, हीरों का शहर। ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका का किम्बरले शहर, और किम्बरले शहर के अंदर किम्बरले की खान विश्व की सबसे बड़ी हीरों की खान है। किम्बरले शहर को हीरों का शहर कहा जाता है। ठीक है। और देखो और देखते हैं आप, तो और दूसरी बात आती है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसे कहते हैं? अफ्रीका का जो उत्तर पूर्व है, इसमें 3 देश पड़ते हैं, जिसमें आप ये देखते हैं इस प्रकार से आप जब देखते हैं तो ये वाला जो भाग है,
ये वाला जो भाग है, देखो ये अरब प्रायद्वीप है, अरब प्रायद्वीप, और ये है अफ्रीका सुरंग या हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का सुरंग या हॉर्न ऑफ अफ्रीका। और इसके अंदर जो है 3 देश आते हैं, एक इथियोपिया आता है, एक जिबूती आता है, और एक कौन सा आता है, सोमालिया। ठीक है ना, सोमालिया, जिबूती और इथियोपिया, इथियोपिया, ये देश आते हैं। ठीक है ना, और अरब प्रायद्वीप जो है ना, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप। अब एशिया में पड़ता है। ठीक है ना, अरब प्रायद्वीप किसका भाग है, एशिया का भाग है, पश्चिमी एशिया के अंदर है। ठीक है, दक्षिण पश्चिमी एशिया की तरफ। तो ये यहां से प्रश्न आते हैं खूब, 2-3 बार, 4 बार, 5 बार, अनेकों बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी कुछ बातें हुई अफ्रीका के बारे में। एक क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा है, और जनसंख्या में सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो क्षेत्रफल में तो अल्जीरिया है, और जनसंख्या में नाइजीरिया। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश सबसे बड़ा देश अल्जीरिया, और जनसंख्या में नाइजीरिया। ठीक है, अल्जीरिया और नाइजीरिया, ये 2 देश आप और भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अब यहां तक तो बात हुई आपकी, ये आपका था दक्षिण अमेरिका, सॉरी अफ्रीका। अब हम आगे बढ़ते हैं, और अगला जो देश आप पढ़ेंगे, ये अगला देश पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। देश क्या, महाद्वीप पढ़ना है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, नॉर्थ अमेरिकन पढ़ेंगे, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। ठीक है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप पढ़ेंगे। और उत्तर अमेरिका में आप आए तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। उत्तर अमेरिका में सबसे पहली बात तो इसमें कुल देश हैं 19। 1492 में इसकी खोज की गई थी, और अगर आप इसकी स्थिति को समझें तो ज्यादा महत्वपूर्ण मुझे जो यहाँ का लगता है, यहाँ का जो पोर्शन लगता है सबसे महत्वपूर्ण, वो यहाँ पर कुछ चीजें हैं महत्वपूर्ण। जैसे 180 डिग्री एक तो देशांतर है, एक यहाँ पर सुपीरियर, और ये जो 5 झीलें हैं, महान झील प्रदेश है यहाँ का, एक यहाँ पर खाड़ियां हैं, 3-4 खाड़ियां, बड़ी फेमस खाड़ियां हैं, एक यहाँ पर नदी, 2 नदियां यहाँ की बड़ी फेमस है, 2 ही नदियां फेमस है, 3-4 नदियां मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और एक यहाँ की पनामा नहर, ये फेमस है यहाँ के। ठीक है, और उन्हीं चीजों को मैं केंद्रित करते हुए चलूंगा, उनके बारे में ज्यादा बताऊंगा। बाकी सामान्य जो हम पढ़ते हैं नॉर्मल, वैसे ही पढ़ेंगे। ठीक है, अब यदि आप बात करें तो सबसे पहले एक बार डायग्राम देख लेते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का। डायग्राम में आप आओ तो देखो भाई, ये आप स्थिति को देखेंगे इस प्रकार से, वेस्ट इंडीज के देश हैं, और ये जो क्षेत्र है जिसे हम अलास्का के रूप में जानते हैं, और ये रूस है, एशिया, एशिया है ये।
और ये जो एक रेखा है इसे हम कह रहे हैं 49 डिग्री समांतर, 49 डिग्री समांतर। ठीक है, ये मैक्सिको कंट्री है, ये वेस्ट इंडीज है, वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज। ठीक है, क्लियर है बातें। यहीं पर क्यूबा आपका देश पड़ता है, क्यूबा चीनी का कटोरा कहा जाता है। ये देश अगर बात करें तो कनाडा है, और ये देश अगर बात करें तो यूएसए। ठीक है, ये यहां पर एक देश पड़ता है पनामा, पनामा देश पड़ता है, यहीं पर नहर बनी हुई पनामा नहर। ठीक है, और ये है दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। ठीक है, और यहां पर 7 देशों का समूह पड़ता है जिन्हें मध्य अमेरिका कहा जाता है। 7 देश मध्य एशिया, मध्य अमेरिका है, सो एशिया नहीं है, मध्य अमेरिका, मध्य अमेरिका। ठीक है, इसके अंदर कितने देश शामिल हैं? 7 देश शामिल हैं मिड अमेरिका में, या उत्तर अमेरिका, मध्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। ठीक है, ये जो क्षेत्र है इसका नाम है अलास्का। ये जो भाग है इसका नाम है ग्रीनलैंड। ये जो है ना, ये है ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड है। ठीक है, और अब आप देखो यहाँ पर जल की स्थिति, तो ये जो है, ये जो भाग है ये देखो, ये जो है ना, ये इसका नाम है प्रशांत महासागर। और प्रशांत महासागर के अलावा ये जो भाग है इसका नाम है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। ठीक है, यहां पर एक खाड़ी पड़ती है, इसका नाम है फंडी की खाड़ी, फंडी की खाड़ी। यहां पर जो खाड़ी पड़ती है हडसन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी। ठीक है, ये जो खाड़ी है ना, ये इस खाड़ी का नाम है मैक्सिको की खाड़ी, गल्फ ऑफ मैक्सिको। ऊपर है बे ऑफ हडसन। ठीक है, और ये जो सागर है ना, इसका नाम है बेरिंग सागर। ऊपर की तरफ सागर है, इसका नाम है चुकी सागर, चुकी सागर। कैलिफोर्निया खाड़ी है, ये है कैरिबियन सागर। ये वाला भाग, ये वाला जहां पर वेस्ट इंडीज है ना, ये है कैरिबियन सी, कैरिबियन सागर, कैरिबियन सागर। ठीक है ना, स्थितियां आपके सामने हैं, जो भी है वो मैंने बना दिया है यहाँ पर। अब आप इनको तसल्ली पूर्वक आराम से देख लो। स्थिति अगर अमेरिका की आपको क्लियर हो गई, उत्तरी अमेरिका की, तो आप माने कि अधिकांश काम हो गया आपका। ठीक है ना, बड़ा पोर्शन निपट गया है, कंप्लीट हो गया, ऐसे कह सकते हैं आप, ऐसे कहीं कंप्लीट हो गया। अतिशयोक्ति नहीं है ऐसे कहना, क्योंकि प्रश्न सारे, अधिकांश प्रश्न यहीं से हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड,
चीनी का कटोरा, यहाँ पर स्थित क्यूबा द्वीप। उत्तरी अमेरिका में कनाडा यूएसए को अलग करती है 49 डिग्री। विश्व में सबसे ऊंचे ज्वार भाटे, फंडी की खाड़ी। सबसे लंबी तटरेखा वाली खाड़ी, हडसन की खाड़ी। और सबसे बड़ी क्षेत्रफल की दृष्टि से जो खाड़ी है वो कौन सी है, मैक्सिको की खाड़ी। ठीक है। सबसे शांत जो सीमा रेखा है वो कौन सी है, 49 डिग्री, जो उत्तरी अमेरिका में कनाडा और यूएसए को अलग करती है। चित्रों के माध्यम से सारी चीजें आपके सामने है। महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है कि ये जो जल संधि है, इस जल संधि का नाम है बेरिंग जल संधि, और इस बेरिंग जल संधि से होकर के एक रेखा गुजरती है 180 डिग्री देशांतर, पूर्व पश्चिम दोनों एक ही होती है 180 डिग्री, और इसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है 180 डिग्री, ये इस बेरिंग सागर से गुजरती है और इस जल संधि का नाम है बेरिंग जल संधि। तो अब ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है आपको। बेरिंग जल संधि देखो क्वेश्चन कैसे सोल्व होंगे। यहाँ से प्रश्न आया कि इधर एशिया इधर उत्तरी अमेरिका, तो एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करने वाली जल संधि बेरिंग जल संधि। नीचे ये आपको बता दिया प्रशांत महासागर है, और ऊपर की तरफ आर्कटिक महासागर है। तो आर्कटिक महासागर को और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली जल संधि है वो भी कौन सी है, बेरिंग। 180 डिग्री देशांतर या अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी जल संधि से गुजरती है, बेरिंग जल संधि से। अब जो चीजें मैंने आपको बताई है, 49 डिग्री दिख रहा है यहाँ पर, सबसे ऊंचे ज्वार भाटे, फंडी की खाड़ी। ठीक है। सबसे लंबी तट रेखा वाली ये है। सबसे बड़ी क्षेत्रफल में खाड़ी कौन सी है, मैक्सिको खाड़ी। पिछली बार दिल्ली पुलिस में भी आया था। तो ये कुछ चीजें हैं, ये आप डायग्राम से समझ लेंगे और लिख लेंगे। ठीक है। आगे बातें करेंगे उत्तरी अमेरिका के बारे में। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। बेस्ट ऑफ लक।